हेलो फ्रेंड्स, ये एक संवेदना की चीज आज आ गई है। हमारे बिल्कुल पड़ोस में लगते राज्य उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जल सैलाब आ गया उत्तरकाशी के आसपास, और ये इस बात का एक द्योतक है कि आने वाले समय में चीजें अगर हमने नहीं ठीक से संभाले तो नुकसान होने निश्चित। यदि आप टॉपिक से लें मॉनसून, वाटर रिसोर्स, vegetation, soils, agriculture, industry, urbanization, tourism और डेवलपमेंट, ये सब कुछ इकट्ठे साथ में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ एक देश होती हैं चीजें, और उसमें से एक बड़ी चीज है जिसे हम कहते हैं पानी। एक आम सी कहावत है, ए क्लिच व्हाट यू कॉल इट, वाटर इज लाइफ। ये भी एक बात है कि बहुत बार कोटेशन ये भी दी जाती है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए भी लड़ा जा सकता है। कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स। यूपीएससी में बार बार मॉनसून के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और मॉनसून के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया भी है, वाटर पे भी बनाया है, क्योंकि अभी ये डिजास्टर आ गया था, इसलिए अलग से इसके ऊपर बात करनी इस समय बहुत जरूरी है। बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड्स के ऊपर हमने बनाया था, क्वेश्चन भी आया हुआ था 15 नंबर वाला यूपीएससी में। और monsoon is the lifeline for the Asia. यहां बात जो इस समय डिजास्टर की वहां पर फोकस रखेंगे। ये पहले से विदित था कि शिवालिक रीजन्स में विशेष तौर से जब मटेरियल लूज है, शिवालिक रीजन में मटेरियल लूज है, वहां मलबे के साथ बहुत सारा लोड, जिसको रिवर लोड कहते हैं, वो चल देता है। और हमेशा ये बात कही जाती है कि कुदरत है, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ठीक नहीं है। पहले कारण को लेकर और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको नक्शे के ऊपर बताना चाहूंगा। ये देखिए, हिमालयाज है नॉर्थ में, हिंदुस्तान में लगभग ये 2500 किलोमीटर का, यहां से कश्मीर से शुरू होकर आसाम तक ये दूरी है। और 3 लेयर अगर आप देखें, लोअर शिवालिक्स, लोअर हिमालय जिनको कहेंगे, मिडल और हायर हिमालयाज, इसमें बड़ी चोटियां हैं। नीचे गोंडवाना लैंड थी, इस गोंडवाना लैंड के ऊपर खिसकने से ऊपर अंगारा लैंड एक तरह से स्टेबल रही, और बीच का जो मलबा था वो ऊपर उठ गया, जिसको टेथिस सागर कहते हैं। ये टेथिस सागर से उठा हुआ है हिमालयाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेथिस सागर, ये 3 टर्म्स फिर देखें, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर और अंगारा लैंड।
इसके ऊपर उठने से बना है। यहाँ बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हिमालयाज में सेडिमेंट्री रॉक्स है, फिर भी यहाँ हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोल नहीं मिलता, कोयला नहीं मिलता, क्या कारण है? इसका कारण है दीज आर यंग सेडिमेंट्री रॉक्स, ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जहाँ जमाव ज्यादा होता रहा समुद्र में, वहां पर मिलता है। ये उत्तराखंड, जहां पर उत्तरकाशी ये वाला रीजन, ये शिवालिक्स के क्षेत्र में ही आता है और बार बार यहाँ आती हैं, बहुत बारी आपदाएं आती हैं। अब बात करते हैं होता कैसे। आप ये देखिए, एक बहुत बड़ी फोर्स है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, और एयर प्रेशर की वजह से विंड्स आगे बढ़ती है। एयर प्रेशर, मॉनसून का कैरेक्टर में पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर आप नक्शे के ऊपर आ जाएं। आप ये देखिए, एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून जब ऊपर जाती है तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दो जगह से पानी ले लेते हैं, और यही कारण है कि इनको मध्य प्रदेश में यूपी वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर इस क्षेत्र में इनको पूर्वैया भी कहते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जो आती हैं वो यहाँ पर ज्यादा बारिश करती हैं। पूर्वैया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले भी मैं कह चुका हूं। मॉनसून इज अनरिलायबल इन अमाउंट, टाइम, इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन एंड अबाउ ऑल सीजन्स, यानी कितनी बारिश होगी, कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा, कभी सूखा, कभी फ्लड। इंटेंसिटी कभी बहुत ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन सारे साल का बारिश लगभग 3 महीने में हो जाती है, और किसी जगह पर हो जाती है, किसी जगह पर नहीं होती, यानी प्लेस एंड टाइम का फैक्टर यहां पर रहता है। हमारा जो प्लेन वाला जो रीजन है उसमें सबसे ज्यादा बारिश ऑर्थोग्राफिक है। बारिश 3 तरह से होती है, फिर ये टर्म्स याद रखना। नंबर 1 इज ऑर्थोग्राफिक, सबसे ज्यादा बारिश ऑर्थोग्राफिक होती। ऑर्थोग्राफिक का मतलब जब मॉइस्चर लेडन हवाएं यानी पानी लेकर आती हैं और रास्ते में रुकावट उनको जरूर, ताकि ऊपर उठने के लिए चिलिंग फैक्टर, जिसको हम कहेंगे चिलिंग फैक्टर, वो ऑर्थोग्राफ यानी ओरोग्राफ का मतलब पहाड़ होता है, वो रुकावट पर हिमालय पहाड़ी करता है। यहाँ आता है कि अरावलीज राजस्थान में है, फिर भी यहाँ बारिश कम क्यों होती है? अरावलीज, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये विंध्याचल सतपुड़ा वाले रीजन में तो हो जाती है बारिश। अरावलीज के साथ जो आती है जहां से मॉनसून मॉइस्चर लेडन, वो पैरेलल है। अरावलीज आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून, एडवांसमेंट ऑफ द मॉनसून, और ये रुकावट नहीं करते, और इसलिए ओरोग्राफिक बारिश नहीं होती। पर्वतीय, ओरोग्राफिक में पर्वत से बारिश। दूसरी बारिश होती है कन्वेक्शनल, हवा गर्म हुई, मॉइस्चर लेडन है, ऊपर उठ गई, जैसे पानी गर्म करते हैं, करंट्स बन जाती हैं, और इक्वेटोरियल रीजन में वो बारिश होती है। और तीसरी होती है साइक्लोनिक, चक्रवाती। भारत में भी चक्रवातीय वर्षा होती है सर्दियों में, नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, थोड़ा राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इस क्षेत्र में
और ये बहुत इफेक्टिव होती है। इसको कहते हैं मावट, ये टर्म याद रखना, मावट। सर्दियों में यहाँ बारिश इससे होती है और ये इफेक्टिव ज्यादा होती है क्योंकि पर्शियन गल्फ से आती है। सर्दियों में मॉइस्चर तो आ जाता है, इवेपोट्रांसपिरेशन कम होती है, यानी तापमान सर्दियों में कम होता है तो वाष्पीकरण कम होता है, इफेक्टिव ज्यादा होती है। थोड़ी सी भी बारिश ज्यादा इफेक्टिव होती है। इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मॉनसून्स। कितनी बड़ी ताकत, यहां से पानी उठाकर ऊपर ले जाते हैं। इतना बढ़िया आप लोगों को इंजन मिला हुआ है, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, कोई पेट्रोल डीजल कुछ नहीं, पानी ले जाकर ऊपर हिमालय के ऊपर रख देती है मॉनसून। और सर्दियों में जब बर्फ पिघलती है फिर आपको पानी मिल जाता है, ये क्योंकि ठंडा होके जम जाता है। हमारे ग्लेशियर छोटे होते जा रहे हैं, इस वजह से एक बड़ी एनवायरमेंटल एक दिक्कत आ गई है। अब बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। है क्या ऐसा, बार बार ये कहते हैं, बार बार, कि आप लोगों के पास पानी बहुत है और ऐसी कौन सी चीज है हिंदुस्तान के पास क्या नहीं है। हर तरह की क्लाइमेट है, पानी प्रचुर मात्रा में है, एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून है, रिट्रीट ऑफ मॉनसून है, गर्मियों में भी बारिश होती है, सर्दियों में भी होती है, हिमालयाज भी है, मिनरल्स हर तरह के हैं, सोयल हर तरह की है, वेजिटेशन हर तरह की है, लेकिन मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। हमारे पास आगे पीछे 3 महीने पहले गर्मियों में अप्रैल मई जून में पानी के लिए त्राई त्राई हो रही थी, महानगरों में तो विशेष तौर से और पहाड़ों पर भी। और थोड़े दिन बाद जब वर्षा होती है तो अब फिर से वही बातें हो गई हैं, हम संभाल नहीं पाते। मैंने रिपोर्ट्स जो देखी उसमें ये बताया कि 10 मीटर जो रास्ता था बना हुआ सड़क की, जब सैलाब आया तो वो लगभग 30 मीटर हो गई। 30 मीटर का मतलब लगभग 100 फुट। होता क्या है, जितने भी काम और कारोबार हैं वो रिवर फ्रंट नदी के बिल्कुल किनारे के साथ काम रोजगार बना देते हैं, होटल बन जाते, रिवर का नजारा नजर आता है। वो लैंडफॉर्म को, लैंडस्केप को और लोकल माइक्रो क्लाइमेट को ध्यान में नहीं रखते। प्लानिंग में भी इसी तरह से, और एक ओवर प्रेशर भी हो जाता है। जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो करे। अब ये बात थोड़ी सी मामूली सी आप लोगों को हो सकता है ठीक लगे ना लगे, हम इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होने क्यों देते हैं, उसके ऊपर एक प्रॉपर प्लानिंग करें, एक टिकट जरूर लगा दें, ताकि वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां इस तरह की चीजों के लिए, विकास के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास साधन इकट्ठे हो जाए। हम बड़े बड़े मेले आयोजित करते हैं, उसके ऊपर एक विशेष फीस, एक टिकट एंट्री का लगा दें। हर जगह युद्ध में इतने लोग नहीं मरते जितने मामूली इन चीजों में लोग मर जाते हैं। आदमी की कीमत बहुत ज्यादा है, आदमी की कीमत बहुत ज्यादा है, ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए। फिर हम वहीं पर आ जाते हैं पानी का। देखिए, पानी 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक सरफेस वाटर जो जमीन के ऊपर बहता है, उसका बड़ा साधन या तो बर्फ गिरती है वो है, या बारिश होती है वो। 2 साधन है उनका। हमको जब सरप्लस समय होता है उस समय उस पानी को स्टोर जरूर कर। छोटे बांध बहुत जरूरी है। एक यहां पर फिर बात आ गई, क्या बहुत बड़े बांध जैसे टिहरी का बांध बना दिया, बागड़ा का डैम, हम छोटे बांध बना दें तो इकोसिस्टम में के साथ हम ज्यादा फ्लो कर पाएंगे। उससे रिवर्स हैं
उनको अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो आगे वेजिटेशन पे और वाइल्ड लाइफ पे इस पे असर पड़ता है। हिमालयाज में छोटे अगर हम बांध बनाते हैं, छोटी छोटी ऊर्जा की पंचकियां लगाते हैं तो ज्यादा ठीक होगा। यहां पर यह भी दिक्कत आई है। अब एक टर्म आई थी क्लाउड ब्रस्टिंग, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जिस तरह से आदमी पहाड़ी पर चढ़ता है, मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर कोई ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर चढ़ते चढ़ते थक जाता है और ये स्लिपरी भी है, तो क्या करेगा, नीचे स्लिप होके आ सकता है। हवाएं भी मॉइस्चर लेडन होकर अगर यूं पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही है और ग्रेविटी की वजह से वो भी थक जाते हैं एक तरह से, और उनमें जो मॉइस्चर है जितना भी अगर आगे बढ़ नहीं सकती, और दूसरी तरफ ढलान है, एकदम सारा का सारा बादल का मॉइस्चर है, दूसरी तरफ से एक दूसरा एयर मास है, एक एयर मास इधर है, इधर का एयर मास आगे बढ़ रहा है, हवा में नमी वाला एयर मास यहाँ है, आगे वाला आगे फ्रंट बन गया, आगे सरकने नहीं देता है, तो सारी की सारी बारिश एक ही जगह हो जाती। इसको हम कहेंगे ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड। उदाहरण दिया जाता है, हमारे एक प्रोफेसर जैन कपूर थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वो देते हैं, वो कहते कि आप कुली के ऊपर सामान रखते जाओ और फिर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाते जाओ, और आखिर में उसके सर के ऊपर थोड़ा सा सामान और भी रख दो इकट्ठे सी, वो लेके सारा सामान गिरा देगा और खुद भी उसके साथ चलेगा। ये क्लाउड ब्रस्टिंग है कि आप हवा ऊपर जा रही है, जो सामान जो मॉइस्चर को लेकर ऊपर उठ रही थी, आगे रुकावट आ गई है, दूसरा एयर मास आ गया है और ये नहीं ले जा, सारा पानी एक साथ गिर जाना क्लाउड ब्रस्टिंग है। अगर उसको चैनल प्रॉपर नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता है, तो अपना रास्ता बनाता है। रास्ते में अगर लूज मटेरियल है तो उस लूज मटेरियल को अपने साथ ले जाता है। यहां पर ही होता। अब इसका क्या समाधान है? देखिए, नुकसान होता है, लेकिन नुकसान की भरपाई और जिसको मिटिगेशन कहेंगे कि नुकसान कम से कम मिनिमाइज करना, कैसे कम से कम किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रॉपर चैनल बना दें और उनके ऊपर जो मलबा रोकने के लिए प्रोटेक्शन वॉल बना दी जाती है। पहले रास्ते दे दें। नंबर 2, वहां कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड कर दें। ये नदियों के बीच में कभी टेम्पल बना देते हैं, कभी होटल्स बना देते हैं, वहां बिजनेस। रास्ते में अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या ऑब्स्टेकल करते हैं, तो जब भी इस तरह का डिजास्टर आता है तो नुकसान ज्यादा हो जाता है। एक और बड़ी बात, पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोगों को समझाओ, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को ट्रेनिंग दो। इस तरह के नुकसान होते तो एकदम बचाओ मैक्सिमम किस तरह से किया जा सकता है। मैन, मटेरियल और लाइफ, मवेशी भी बचाने होते हैं, सामान भी बचाना होता है, लोगों को भी बचाना होता है, नुकसान कम से कम हो, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और एक बड़ी बात यह है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप छोटे छोटे बांध बनाएं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके इस तरह, और जिस समय कमी होती है उस समय उसको यूज किया जा सकता है। जितने महानगर हैं वहां दिक्कत है। अब निकलते ही हरिद्वार से निकलते गंगा जहां से भी जाती है, यमुना जहां से भी जाती है, उन शहरों की क्या हालत है। 3 महीने पहले दिल्ली में पानी के लिए दिक्कत थी, अब वो वाटर लेवल हो रहा था, सारी सड़कों को दिखाया जा रहा था। ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे मैनेजमेंट में कमी है, रिसर्च एलोकेशन में कमी हुई। जब हम बार बार कहते हैं कि पैसा आएगा, देखो ये छोटी स्टेट है और छोटी स्टेट के साथ के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। अगर देखिए उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा अगर हरियाणा के साथ मिला दिया जाता, ये वाला क्षेत्र,
और हरियाणा में पानी की कमी है। तो समाधान यहीं से हो जाता। हरियाणा इज ए रिच स्टेट, यहाँ से बातें आ सकती है, सारा पानी भी यूज हो जाता और यहाँ विकास भी हो जाता। ये मामूली सी बाउंड्री, इसमें थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, कॉम्बिनेशन किस तरह से देखी जाती है। यही बात फिर मैं कहूंगा कि छोटे बांध बनाए, एक बात वाटर स्टोर की कैपेसिटी बढ़ाए, लोगों को ट्रेन करें, पीपल्स पार्टिसिपेशन को हिस्सा बनाए प्लानिंग का। अब अकेले यहाँ की बात नहीं है, अब दूसरी जगह पे भी ये चीजें होती रहती हैं। पिछले बार हिमाचल में हो गया था, पहले तो कहते थे हम पानी की हमको रॉयल्टी दो, बाद में पानी उनसे संभलता ही नहीं था। यानी पैराडाइम शिफ्ट बिल्कुल। और एक कहावत कही जाती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। पहाड़ पे पानी बरसता है, सारा का सारा इंडस्ट्री में, अर्बनाइजेशन में, एग्रीकल्चर में सारा पानी मैदान में चला जाता है, उनके काम आता है। इसी तरह से जो बच्चा पहाड़ में होता है, कमाने खाने बड़ा होता है, वहां साधन कम होते हैं तो नीचे मैदान में चला जाता है। कारण यही है, अगर हम लोकल एम्प्लॉयमेंट और गुड लिविंग के रिसोर्स पैदा नहीं करेंगे तो लोग माइग्रेट करके अर्बन प्लेसेस पे चले जाते हैं। मैं इक्वलिटी पे कल देख रहा था, जो एक बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर छपा था कि इक्वलिटी जहां पर है, चाहे बिहार है, चाहे आसाम है, दूसरी जगह है, इक्वलिटी जहां है वहां पर कैपिटल इनकम भी कम है, गरीब लोगों में समानता ज्यादा है। और रिच स्टेट हैं जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, गोवा है, वहां पर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। पानी का भी यही है, पानी का भी यही है बिल्कुल, कि पानी का बंटवारा देश में, ठीक, जहां पानी गिरता है, जहां पानी सबसे ज्यादा आता है, हिमालय वाला रीजन है, आसाम वाला क्षेत्र है, केरला वाला, वो अमीर होने चाहिए, अमीर होने चाहिए, इतना बड़ा रिसोर्स है, वेजिटेशन अच्छी है, सारी बातें हैं, क्लाइमेट ठीक है। जहां पानी है वहां गरीबी है, उल्टा काम। ये पता नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल, पानी है वहां विकास ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। जहां पर पानी ज्यादा है वहीं सबसे ज्यादा डिजास्टर आते हैं, वहीं सबसे ज्यादा माइग्रेशन है। इस बात को हम जब तक अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे, देखिए आप नॉर्दर्न रीजन्स के प्लेन्स में एग्रीकल्चर जब मॉनसून से दूसरा टाइम रह जाता है तो सारी इरिगेशन के ऊपर तो डिपेंड करती है और पानी ऊपर से आता है। अगर इस पानी का ठीक से मैनेज और करते हैं, पहले भी मैंने ये कहा था, लिंकिंग ऑफ रिवर्स इज एसेंशियल फॉर इंडिया। हिंदुस्तान की प्लानिंग में बहुत बड़ा काम तभी होगा जब नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे हमारी जीडीपी लगभग 4% बढ़ जाती है और सूखे से भी निजात मिलता है और बाढ़ से भी निजात मिल जाता है। अभी तो यहीं शुरू हुआ है, बिहार में पहुंचने वाला है प्रोग्राम, वहां हमेशा ही आए तो बम मची रहती है, इस सूखे से इतने मर गए, बाढ़ से इतने मर गए, इससे कोरोना आया तो इससे सबसे ज्यादा। जो अमृत सेन की किताब है पॉवर्टी एंड फेमिन, उसमें एक ही बात कही जाती है कि जब भी संकट आते हैं, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई है, फेमिन पड़ गया, ड्रोट हो गया, बीमारियां आ गई और जो भी, तो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, और वो बात यह है, अगर आप लोग ये समझे कि
हिंदुस्तान को एक स्थायी प्रोस्पेरिटी देनी है, तो उस प्रोस्पेरिटी में हम सब लोगों की हिस्सेदारी जरूरी है। आप ये समझिए, अगर आप केरला से लेकर कश्मीर और गुजरात से लेकर आसाम, अगर आप सारे देश का वाटर मैप बनाएं और उसके विकास के जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। आप 1 रुपए अगर वाटर ट्रांसपोर्ट से, यानी एक जगह से दूसरे सामान ले जाने में अगर पानी से 1 रुपए लगता है, तो रेल से 3 रुपए लगेंगे, सड़क से 9 रुपए लगेंगे और एयर से 30 रुपए लगेंगे। इतना फर्क है। सो हमारे इनलैंड वाटरवेज जितने भी हैं, उनको आपस में जोड़ के और नेविगेबल बना के अगर ट्रांसपोर्ट का काम, लॉजिस्टिक का काम किया जाए, तो हमारी उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। कॉस्ट लॉजिस्टिक की लगभग हमारी 10-12, कई बार तो 15% तक बढ़ जाती है। समय लग जाता है। अब वेस्टर्न डेडिकेटेड और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोड ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अब की नॉर्थ साउथ भी बनना है, ईस्ट वेस्ट भी बनने हैं। ये सामान की ढुलाई के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे ये जो गंगा रिवर वाला है, गोदावरी वाला, कम से कम इनको नेविगेबल बना दें तो कॉस्ट कम हो जाए। इसलिए पानी बहुत बड़ा संसाधन है। पानी हमको प्रोस्पेरिटी देती है, पानी ही हमको मुस्कुराहट देता है। हमारे किसान के चेहरे के ऊपर अगर खुशी आती है तो पानी से आती है। इरिगेशन है वो नेचुरल वाटर के ऊपर बेस होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सारी की सारी पानी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे अर्बन प्लेसेस हैं वो पानी से जुड़े हुए हैं। हमारा वाइल्ड लाइफ है वो पानी से जुड़ा है। हमारा वेजिटेशन है वो पानी से जुड़ा हुआ है। हमारी प्लानिंग में अलग से बजट पानी से होने वाली बर्बादी को रोकने के लिए और पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए अलग से बड़ा बजट एलोकेट करना चाहिए, प्लानिंग को काम करना चाहिए। और एक और बड़ी बात है, ये पता नहीं क्या बात हो रही कि प्लानिंग यहाँ नहीं बनती तो भाई जो जहां से बन सकती है वहां से एक लॉन्ग टर्म प्लान जरूर कर लें, पानी की जरूर बना लें। पता नहीं क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आर्किटेक्ट की एक पोस्ट नहीं होती। जो प्लानिंग के साथ जुड़े हुए हैं, टाउन प्लानिंग, वो चेंज ऑफ लैंड यूज पे फंसा रखे हैं सारे। वहां से पंपिंग होकर पैसा वैसे का इधर उधर होता रहता है। इसका अगर आपने पूरा देश का लैंड यूज मैप बना लें, लैंड यूटर कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ खेती होनी चाहिए, कहाँ मकान होना चाहिए, कहाँ वाटर चैनल होना चाहिए, कहाँ डैम बनना है, सारी चीजें नक्शे के ऊपर आ जाएं। और उसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये जो खरमू बैठा देते हैं ना, इनसे ए भगवान, दो, एक तो ये खरमू जिनको समझाया नहीं जा सकता, एक ये बाबा हर तरह के, इनसे हे प्रभु, हे मेरे मौला, मेरे देश को बचाओ किसी तरह से। मैं फिर यही बात कहूंगा, एक बड़ा काम बीच में आया, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने बड़े काम किए, संघर्ष भी किए, बहुगुणा का बड़ा काम किया हुआ है। नर्मदा वाले जब चले थे, ये सिर्फ ये कहते थे कि भाई डैम्स बनाओ, छोटे बनाओ, और लोकल जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट अच्छी तरह से जरूर करें। आप जमीन ले लेते हैं, वो आदमी कहीं कहीं उसका जो सोर्स ऑफ लिविंग है, लिवलीहुड है, वो चला जाता है। उसको कंपनसेट प्रॉपर करें और उसको अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट करें। एक आपस में जो स्टेट्स के झगड़े हैं, मैं तो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल प्रोपोगेट करता हूं। केंद्र मजबूत हो
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेडरेशन तभी काम करते हैं। वी आर ए कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरल स्टेट। स्टेट्स को आपस में पानी के लिए झगड़ा ना करे, जहां पर है वहां केंद्र अपना हाथ ले ले। और अगर वाटर रिसोर्स को, जैसे इंटरनेट हर जगह जा रही है, इसी तरह से पानी का भी वाटर ग्रिड बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के आपने ग्रिड बना दिए हैं, जैसे रेल के जोन बना रखे हैं, इसी तरह से पानी के भी बना दें। और इंटरस्टेट जितने भी झगड़े हैं उनको निपटा कर इस तरह से प्लानिंग करें कि ये बड़ी आपदाएं हैं, ये ना आए। मैं फिर से कामना करता हूं हिंदुस्तान खुशहाल बने, हैप्पी रहे लोग। किसान है उसमें समृद्धता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बन प्लेसेस आर जोन्स ऑफ डेवलपमेंट, बड़े ताकतवर इंजन हमारे पास आ गए। लेकिन सबको, इवन आपको चाहे माइक्रोचिप बनानी है तो उसमें भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये सोचें कि आईटी इंडस्ट्री आ गई, सब कुछ पानी है तो जीवन है, पानी है तो मुस्कुराहट है, पानी है तो हंसी है, और पानी है तो भाईचारा है। इसलिए फ्रेटर्निटी को, हैप्पीनेस को बचाने और बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। सेव वाटर, मैनेज वाटर एंड सेफ यूज ऑफ वाटर इज द डायर नेसेसिटी ऑफ डेवलपिंग इंडिया। समृद्ध भारत तभी होगा जब पानी का अच्छे से प्रबंध